299792458 मीटर पर सेकेंड। ये है वो फिक्स स्पीड जिससे लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यूनिवर्स के किस कोने में हैं। अगर कंप्लीट वैक्यूम है तो 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड या फिर यूं कहूं कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये वो रफ्तार है जिससे लाइट ट्रेवल करेगी। और यहाँ पे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि लाइट की ये जो स्पीड है ये यूनिवर्स की स्पीड लिमिट भी है, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से नथिंग, एंड आई रिपीट, nothing in universe can travel faster than the speed of light. No object, no particle with or without mass, not even information. Nothing can travel faster than the speed of light. In fact, universe की ये स्पीड लिमिट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस स्पीड लिमिट को मेंटेन रखने के लिए और इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ये स्पीड लिमिट ब्रेक ना हो, इसका प्रोटेक्शन हमारे यूनिवर्स की वो सबसे मिस्टीरियस चीज करती है जो ना सिर्फ हम सबके पास है बल्कि जिसे हम हर रोज, इनफैक्ट अपने पूरे जीवन काल में हर घड़ी, हर पल, हर क्षण महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, यानी कि समय। जी हाँ, टाइम। हमारे यूनिवर्स के अंदर ये स्पीड लिमिट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टाइम खुद इसे प्रोटेक्ट करता है। और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट या फोटॉन या कुछ भी यूनिवर्स की इस स्पीड लिमिट के एग्जैक्ट नंबर को अचीव करता है, उसके लिए समय की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि इस स्पीड लिमिट को टच करते ही समय रुक जाता है उस ऑब्जेक्ट या फोटोन के लिए जो कि उस स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है और इसे हम लोग आने वाले वीडियोस में और ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर हम लोग बात करें लाइट के बारे में, तो क्योंकि लाइट मासलेस फोटोन से मिलकर बनी होती है, इस वजह से लाइट इस स्पीड पे ट्रेवल करती है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है जिसे बताना जरूरी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लगे, इस वजह से मैं स्किप करने के लिए आप लोगों को टाइम फ्रेम डाल रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू बी सुपर एक्यूरेट एंड इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट इन इजी लैंग्वेज, देन यू शुड कंटिन्यू टू वॉच, क्योंकि ये सचमुच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि यूनिवर्स की ये जो मैक्सिमम स्पीड है इसे सिर्फ वही पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट अचीव कर सकता है जिसके अंदर मास ना हो। मास बोले तो द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट, और अगर मैं आप लोगों को आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो मास इक्वल टू ऑब्जेक्ट कितना हेवी है। और हाँ, यहाँ पे ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी मैंने आप लोगों को ये जो बोला है, यानी कि मास इक्वल टू ऑब्जेक्ट कितना हेवी है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के मकसद से बोला है। अदरवाइज अगर हम लोगों को मास को वेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोगों को फिर ग्रेविटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगी। बट इस वक्त ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि अगर किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के अंदर मास नहीं है तो फिर वो यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड लिमिट को अचीव कर सकता है। बट अगर किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के अंदर मास है तो फिर उसके लिए यूनिवर्स की ये मैक्सिमम स्पीड को अचीव करना इम्पॉसिबल होगा। और इम्पॉसिबल इस वजह से होगा क्योंकि हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो पार्टिकल जिसके अंदर मास होता है, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे गति देने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास की वैल्यू क्या है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास एग्जिस्ट करता है तो फिर यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड को अचीव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस ऑब्जेक्ट को गति देने के लिए जो एनर्जी लगेगी, वो हमेशा इन्फिनिटी होगी, यानी कि अनलिमिटेड एनर्जी। बोले तो पूरे ब्रह्मांड में जितनी एनर्जी मौजूद है, अगर हम उस तमाम एनर्जी का यूज करके भी उस ऑब्जेक्ट को इस स्पीड तक मूव करने की कोशिश करें तो भी ये स्पीड अचीव नहीं हो पाएगी। है ना इंटरेस्टिंग? अभी तो बस देखते चलिए, ये जो हमारा यूनिवर्स है ये मिस्टीरियस चीजों से भरा पड़ा है। सो क्योंकि मास होने पे इस स्पीड को अचीव करने के लिए अनलिमिटेड एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है, इस वजह से ना तो इंसान और ना ही इंसानों द्वारा बनाया गया कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी इस स्पीड को अचीव नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि हम लोग इसके आसपास भी नहीं जा सकते। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे इंसानों द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो आज की तारीख में इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जिसे साल 2018 में नासा वालों ने लॉन्च किया था और जो इस वक्त 192 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 192 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से सूरज के आसपास घूम रहा है। और ये रफ्तार कितनी ज्यादा है इसे अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो अगर इस रफ्तार से हम लोग मुंबई से दिल्ली आने का सोचते हैं तो 192 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दिल्ली से मुंबई पहुंचने में हमें सिर्फ 6.25 सेकेंड का समय लगेगा। सो इस रफ्तार पे इस वक्त पार्कर सोलर प्रोब सूरज का चक्कर लगा रहा है। बट इतनी रिमार्केबल स्पीड को अचीव करने के बावजूद भी हमारे द्वारा बनाया गया ये ऑब्जेक्ट या फिर कहूं कि सैटेलाइट लाइट की रफ्तार के सामने कहीं भी नहीं टिकता। हाँ बेशक जिस तरीके से आज हम लोग सन की ग्रेविटी का यूज करके पार्कर सोलर प्रोब को
192 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार पे लेके गए हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग चाहें तो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इनफैक्ट रिमार्केबल स्पीड अचीव कर सकते हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट अचीव द स्पीड ऑफ लाइट। बट यहाँ पे ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक्चुअल प्रॉब्लम है उस ब्लैक होल तक पहुंचना। क्योंकि अगर सचमुच में हम लोग ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें ब्लैक होल तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। और अगर हम लोग हमारे सबसे नजदीकी ब्लैक होल की बात करें तो हमारे सबसे नजदीक में जो ब्लैक होल मौजूद है वो भी हमसे 1560 लाइट ईयर दूर मौजूद है। लाइट ईयर यानी कि लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। पहला वीडियो है तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। देखो, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि लाइट जो है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वैक्यूम में ट्रेवल करती है, और इस रफ्तार से चलने वाली लाइट एक साल में जो डिस्टेंस कवर करती है यानी कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, उस डिस्टेंस को हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। मतलब थोड़ा सा अगर हम लोग रुक के इस 1 लाइट ईयर के अंदर जो डिस्टेंस समाई हुई है उसे समझने की कोशिश करें तो हमें हमारे यूनिवर्स की जो डेप्थ है, हमारे यूनिवर्स की ये जो साइज है, हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे सामने ये जो स्पीड की प्रॉब्लम खड़ी है, इस प्रॉब्लम की अहमियत समझ में आएगी। क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये है वो रिमार्केबल स्पीड जिससे लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, और इस स्पीड से ट्रेवल करते हुए लाइट एक साल में जो डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। और हमारा जो सबसे नजदीकी ब्लैक होल है वो हमसे 1560 लाइट ईयर दूर है। सो इस ब्लैक होल तक पहुंचने के लिए भी हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा जो कि हाई स्पीड को गेन कर सके, और यहाँ हमारे पास इस वक्त हाई स्पीड को गेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। या तो हम सूरज, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पावरफुल कैंडिडेट है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उससे ऑब्जेक्ट को गति प्रदान करें, जैसा कि हम लोग इस वक्त इस पार्कर सोलर प्रोब के साथ में कर रहे हैं। बट ये सूरज वाले सिस्टम के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे सूरज की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑब्वियस सी बात है उसकी भी एक लिमिटेशन है। सो अगर हम लोग सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स का मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज करके उससे काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते हुए हमारे द्वारा बनाए गए किसी ऑब्जेक्ट को गति प्रदान करने की कोशिश करें, तो उसमें भी हम लोग मैक्सिमम सिर्फ 617 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार ही अचीव कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली बात है सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग इस 617 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी पड़ोसी यानी कि अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम तक जाने की कोशिश करें तो उसमें भी हमें लगभग 2050 साल का समय लगेगा। और ये जो सबसे नजदीकी ब्लैक होल हम लोगों ने अभी ढूंढा है जो हमसे 1560 लाइट ईयर दूर है, अगर हम लोग इस 617 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार वाले ऑब्जेक्ट से उस ब्लैक होल तक पहुंचने की कोशिश करें तो उसमें हमें 7,58,000 साल का समय लगेगा। कितने सालों का समय लगेगा? 7,58,000 साल। ना जाने कितने जन्म हो जाने मेरे इतने सालों में। अच्छा, ये जो कुछ भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे साइड में चल रही है ना, तो आप लोग अगर चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सो ऑब्वियस सी बात है, वी नीड अ बेटर प्रोपल्शन सिस्टम। बट अगर हम लोग एक बेटर प्रोपल्शन सिस्टम बनाने के लिए जाते हैं तो फिर हमारे सामने एनर्जी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्लस टेक्निकल डिफिकल्टीज है वो अलग। क्योंकि आज की तारीख में अर्थ पे जो सबसे पावरफुल रॉकेट हम लोगों के पास है वो है स्पेसएक्स का सुपर हेवी रॉकेट। बट हमारे द्वारा बनाया गया ये सबसे पावरफुल रॉकेट भी डीप स्पेस में ट्रेवल करने के लिए हम लोगों को मैक्सिमम 12 से 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार ही प्रोवाइड करा सकता है। जी हाँ, सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर पर सेकंड, और ये हमारा सबसे पावरफुल रॉकेट है। और इससे भी ज्यादा डिप्रेसिंग बात ये है कि साल 1969 में हम लोगों ने जिस रॉकेट का यूज करके इंसान को चांद पे भेजा था, स्पेस एक्स का ये सुपर हेवी रॉकेट, उस सैटर्न 5 रॉकेट से पावर के मामले में सिर्फ डबल है। जी हाँ, पिछले 50 सालों में प्रोपल्शन सिस्टम में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के मामले में हमारा अचीवमेंट सिर्फ इतना है कि हम लोग 50 साल के इस लंबे समय के बावजूद भी रॉकेट के पावर को सिर्फ डबल कर पाए। और ऐसा इस वजह से हो रहा है, हम लोग प्रोपल्शन सिस्टम को और ज्यादा डेवलप इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एनर्जी सबसे बड़ा इशू है। भाई, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या फोटोन के अंदर मास है जो कि हम जो बनाएंगे उसमें डेफिनेटली होगा। भाई, अगर हम लोग डीप स्पेस में सैटेलाइट भेजना चाहते हैं तो सैटेलाइट तो हम लोगों को बनाना पड़ेगा ना। और अगर हम लोग सैटेलाइट बनाएंगे तो डेफिनेटली उसमें मास होगा। और चलो, हो सकता है ज्यादा मास की वजह से हम लोग डिसाइड करें कि भाई सैटेलाइट का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। ऐसा करते हैं, कागज लेते हैं और उस कागज के ऊपर हाई लिख के उससे डीप स्पेस में वो जो ब्लैक होल हम लोगों ने ढूंढा है, और चलो ब्लैक होल भी बहुत दूर हो गया, हमारे पड़ोस में ये जो अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम है, अगर हम लोग हाई लिखे हुए सिर्फ उस
1 ग्राम के कागज को ज्यादा नहीं 617 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार, यानी कि वो रफ्तार जो कि हम लोग सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके गेन कर सकते हैं। अगर हम लोग इसी रफ्तार से उस कागज को डीप स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट डेवलप करना चाहते हैं, तो क्योंकि उस कागज के अंदर मास है और क्योंकि मास को पुश करने की स्पीड को हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते चलते हैं वैसे वैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चलती है। इस वजह से सिर्फ उस 1 ग्राम के कागज को डीप स्पेस में 617 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पुश करने के लिए हम लोगों को जो रॉकेट लगेगा वो आज की तारीख में हमारे पास हमारी धरती पे जो सबसे पावरफुल रॉकेट मौजूद है, जिसके पावर को हम लोग पिछले 50 साल की रिसर्च में सिर्फ डबल कर पाए हैं। हमारा ये नया रॉकेट जो कि सिर्फ इस 1 ग्राम के कागज को डीप स्पेस में 617 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पुश करेगा, वो रॉकेट 10,200 गुना पावरफुल होना चाहिए। कितना पावरफुल होना चाहिए? 10,200 गुना पावरफुल रॉकेट लगेगा हम लोगों को फाल्कन हेवी से, सिर्फ उस 1 ग्राम के कागज को 617 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से डीप स्पेस में पुश करने के लिए। और हम लोगों की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हालत ये है कि पिछले 50 सालों में हम लोग रॉकेट के पावर को सिर्फ डबल कर पाए, और यहाँ हमें आज हमारे पास जो सबसे पावरफुल रॉकेट मौजूद है उससे 10,200 गुना पावरफुल रॉकेट चाहिए, वो भी सिर्फ 1 ग्राम के कागज को पुश करने के लिए 617 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और ये जो 617 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार है ये लाइट की स्पीड के आगे कहीं नहीं टिकती। तो ये वो सबसे बड़ी समस्या है जिसने हमें रोक रखा है। और क्योंकि मास होने की सिचुएशन में स्पीड बढ़ने के साथ साथ एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चलती है, इस वजह से इस नंबर के आसपास भी पहुंचना हम लोगों के लिए ये सफर अभी बहुत लंबा है। अच्छा, वैसे हो सकता है आप में से बहुत लोगों के माइंड में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि वाई दिस नंबर, मतलब कि इस नंबर में ऐसा क्या खास है कि ना सिर्फ लाइट इस रफ्तार से ट्रेवल करती है बल्कि ये यूनिवर्स की स्पीड लिमिट भी है। तो दोस्तों, इस सवाल का सिंपल सा आंसर ये है कि वी डोंट नो। इनफैक्ट nobody knows. Definitely thanks to Einstein and lots of other brilliant scientists हम लोग लाइट, टाइम, ग्रेविटी इनके बिहेवियर्स को समझते हैं, बट ये नंबर इतना खास क्यों है? क्यों लाइट की स्पीड फिक्स है? क्यों ये नंबर यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है? इसके बारे में हम लोगों को कोई भी आइडिया नहीं, किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इनफैक्ट ये सवाल फिजिक्स की वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट मिस्ट्री है। और हाँ, ये बात तो आप सब लोग जानते हो कि आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।